है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए फिर से लाई हूँ इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में सबसे पहले कौन आता है? किसमें? इकोलॉजिकल सक्सेशन में, पारिस्थितिकी अनुक्रम में सबसे पहले कौन आता है? तो वो आते हैं पायनियर प्रजातियाँ। कौन? पायनियर प्रजातियाँ। पायनियर स्पीशीज आती हैं सबसे पहले। आती आपकी प्राथमिक अनुक्रम के आधार पर ये मुख्यतः जीव होते हैं, जैसे कि आपके प्राथमिक अनुक्रम यह उन स्थानों पर होता है जहाँ पहले कोई जीवन या मिट्टी नहीं थी, जैसे नग्न चट्टानें हो गई या ठंडा हुआ लावा हो गया। यहाँ सबसे पहले आने वाले जीव आमतौर पर लाइकेन और मॉस होते हैं। फिर आता है आपके वित्तिक अनुक्रम, सेकेंडरी सक्सेशन। यह उन क्षेत्रों में होते हैं जहां पहले जीवन मौजूद था, लेकिन किसी कारण जैसे बाढ़ हो गई या आग हो गई वो जीवन नष्ट हो गया, या मिट्टी पहले से मौजूद होती है, इसलिए सबसे पहले घास और खरपतवार उगते हैं। पायोनियर प्रजातियां ही वह आधार है जो एक बंजर जमीन को धीरे धीरे एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र में बदल देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है? क्या क्लाइमेक्स कम्युनिटी? तो यह होती है एक स्थिर और संतुलित समुदाय। क्या होती है? स्थिर और संतुलित समुदाय। जो इकोलॉजिकल सक्सेशन के जो अंतिम चरण में जो स्थिर और परिपक्व जैविक समुदाय विकसित होते हैं उसे ही क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, जो सबसे बाद में आपके इकोलॉजिकल सक्सेशन में आते हैं। यह वह अवस्था है जहाँ पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के बीच एक संतुलन स्थापित हो जाता है कि वहाँ वो उस एनवायरनमेंट में रहने के लायक हो जाते हैं। स्थिरता, यह समुदाय लंबे समय तक बना रहता है जब तक कि कोई बड़ा प्राकृतिक या मानवीय हस्तक्षेप, जैसे मान लीजिए या तो आग लग गई या बाढ़ आ गई, जैसे ना हो। विविधता, यह प्रजातियों की विविधता सबसे अधिक होती है, जिसमें पौधे, जानवरों और सूक्ष्मजीवियों का एक जटिल जाल होता है। इस अवस्था में ऊर्जा का उपभोग और उत्पादन लगभग बराबर होता है। मान लीजिए पायोनियर चरण है, जो सबसे पहला चरण है उसमें होगी आपकी लाइकेन और मॉस। मध्यवर्ती जो चरण है उसमें होगी आपकी घास, जड़ी बूटियाँ और फिर छोटी झाड़ियाँ। क्लाइमेक्स में क्या होगा? आपका विशाल और पुराने पेड़ों वाला एक स्थिर जंगल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेट्रीटिवोर्स किसे कहते हैं? कौन होते हैं ये डेट्रीटिवोर्स? तो ये होते हैं मृत कार्बनिक पदार्थ खाने वाले जीव। क्या? जो मृत कार्बनिक पदार्थ वाले जीव होते हैं, जो मृत पौधों, जानवरों के अवशेषों और सड़े गले कार्बनिक पदार्थ को खा जाते हैं, जिसे डेट्रिस भी कहा जाता है, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कौन कौन होते हैं? कचरा, जो इकोसिस्टम में इनका काम बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये मृत जीवों और सड़ी गली पत्तियों को हटाते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थों को तोड़कर पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं, जिसका उपयोग पौधे दोबारा कर सकते हैं। ये मिट्टी की बनावट में सुधार करते हैं और उसे उपजाऊ बनाते हैं। तो क्या करते हैं कुल मिला के? ये जो सड़े गले जो मिट्टी है, जो अवशेष हैं, उनको हटा देते हैं, उनको खा जाते हैं। जैसे कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं इसके? जैसे हो गया आपका केचुआ, यह मिट्टी और सड़े हुए पत्तों को खाता है और इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है, किसे? अर्थ वॉर्म को। उसके बाद आ गया दीमक और मिलीपीड और गोबर का कीड़ा। उसके बाद केकड़े और पौधे, ये क्या करते हैं? ये आपके सड़े गले अवशेष और पौधे पत्ती हो गई, लकड़ी हो गई, उन्हें खा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इकोलॉजिकल नीचे का क्या अर्थ होता है? किसका? इकोलॉजिकल नीचे का। तो जीव की भूमिका और कार्य। क्या? जीव की भूमिका और कार्य। इकोलॉजिकल नीचे का सरल अर्थ होता है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी प्रजाति की विशिष्ट भूमिका और उसकी स्थिति। यह केवल व्यवस्था नहीं है जहाँ कोई जीव रहता है, बल्कि इस बारे में भी है कि वह जीव वहाँ पर क्या करता है, क्या खाता है और अन्य जीवों और पर्यावरण के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है। अगर हम बात करेंगे आवास और निकेत में अंतर की, हैबिटेट और नीचे में क्या अंतर होता है? तो हैबिटेट होता है जैसे एक घना जंगल, कि एक जीव का पता है कि वो जीव वहाँ रहता है, तो उस जीव का घना जंगल। और निकेत, नीचे का अर्थ होता है वो जीव का व्यवसाय, कि यह जीव का प्रोफेशन क्या है, जैसे जंगल में कीड़े खाकर जनसंख्या को नियंत्रित करना, तो ये उसका व्यवसाय है।
नीचे के प्रमुख घटक कौन कौन से हो सकते हैं? भोजन, यह क्या खाता है और खाद्य श्रृंखला में इसका क्या स्थान है? पर्यावास की है किस विशेष तापमान, आर्द्रता या ऊंचाई पर रहता है? प्रजनन, यह कब और कैसे प्रजनन करता है? पारस्परिक क्रिया, यह अन्य प्रजातियों के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करता है या सहयोग करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ट्रॉफिक लेवल में ऊर्जा क्यों घटती है? क्यों घटती है ट्रॉफिक लेवल में ऊर्जा? क्योंकि ऊष्मा के रूप में हानि होती है ऊर्जा की। किसके? ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है। ट्रॉफिक लेवल या पोषण स्तर में ऊर्जा घटने का मुख्य कारण होता है कि ऊर्जा का 10% नियम है। जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर, जैसे घास से हिरण हो गई या हिरण से शेर तक पहुंचती है, तो हर स्तर पर लगभग 90% का ऊर्जा का नुकसान हो जाता है, तो केवल 10% ऊर्जा ही अगले जीव के शरीर में जमा हो पाती है। क्या क्या कारण है और क्या क्या कारण हो सकते हैं? श्वसन और गर्मी। अधिकांश ऊर्जा जीव की अपनी जैविक प्रक्रिया को चलाने में खर्च हो जाती है। चलने फिरने, सांस लेने और शरीर का तापमान बनाए रखने के दौरान ऊर्जा के रूप में पर्यावरण में निकल जाती है। पाचन और अपशिष्ट, खाए गए भोजन का सारा हिस्सा शरीर द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता। ऊर्जा का कुछ हिस्सा मल मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कार्बनिक सिंक क्या है? क्या है ये कार्बन सिंक? तो ये है आपका CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड है को अवशोषित करने वाला स्रोत। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाला स्रोत है ये कार्बन सिंक। कार्बन सिंक प्रकृति या मानव निर्मित एक ऐसा भंडार है जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, अब्सॉर्ब करता है और उसे संचित करके रखता है। यदि कोई स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता कम है और सोखता ज़्यादा है, तो उसे कार्बन सिंक कहा जाता है कि वो छोड़ कम रहा है और सोखता ज़्यादा है। यह ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं कार्बन सिंक? जैसे वन और वनस्पतियाँ। पेड़ पौधे प्रकाशन संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान हवा से CO2 लेते हैं। वे कार्बन को अपनी लकड़ी, जड़ों और पत्तियों में बायोमास के रूप में जमा कर लेते हैं। और पुराने और घने जंगल सबसे बड़े कार्बन सिंक होते हैं। भाई जंगल में होता ही है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। महासागर हो गई, मिट्टी हो गई, मिट्टी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्मजीव भी भारी मात्रा में कार्बन को दबाए रखते हैं। घास के मैदान और आर्द्र भूमि जैसे मैंग्रोव इसमें बहुत कुशल होते हैं। आपके प्राकृतिक भी होते हैं कार्बन सिंक, जैसे समुद्र हो गए, घास के मैदान हो गए, दलदल हो गया, जंगल हो गया। कृत्रिम भी आर्टिफिशियल भी होते हैं। वैज्ञानिक वैसे तकनीकें विकसित कर रहे हैं जिन्हें कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज कहा जाता है। इसमें फैक्ट्रियों से निकलने वाले CO2 को पकड़कर जमीन के नीचे खाली पड़ी तेल की खदानों या चट्टानों में भर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मीथेन का प्रमुख स्रोत क्या है? क्या है मीथेन का प्रमुख स्रोत? तो दलदली क्षेत्र और पशुपाचन प्रक्रिया। मीथेन एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। हालांकि वातावरण में इसकी मात्रा अभी कम है, CO2 से कम है, लेकिन गर्मी को रोकने के मामले में यह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज़्यादा असरदार है कि गर्मी को ये रोक लेती है। क्या क्या है इसके स्रोत? आर्द्र भूमि या दलदली क्षेत्र, यह मीथेन का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते समय मीथेन पैदा करते हैं। अगर हम बात करें मानवीय स्रोत, जो पशुपालन हो गए, गाय, भैंस और भेड़ जैसे जुगाली करने वाले पशुओं के पेट में पाचन के दौरान मीथेन बनती है, जो उनके डकारने या सांस छोड़ने से बाहर आती है। जब शहरों का कचरा एक जगह जमा होकर सड़ता है, तो वहाँ से भारी मात्रा में मीथेन निकलती है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 100 वर्षों की अवधि में लगभग 28 से 30 गुना अधिक गर्मी सोखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, BOD का पूर्ण रूप क्या है? BOD की फुल फॉर्म क्या है? तो BOD की आपकी फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह जल प्रदूषण को मापने का, वाटर पॉल्यूशन को मापने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानक है। BOD एक ऑक्सीजन की मात्रा है जिसकी आवश्यकता पानी में मौजूद सूक्ष्मजीवों और कार्बनिक कचरे को तोड़ने या अपघृत करने के लिए होती है। अगर BOD अधिक है, अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अधिक है पानी में, तो वो अधिक प्रदूषित पानी है। यदि पानी में कार्बनिक कचरा ज़्यादा है, तो बैक्टीरिया को उसे ख़त्म करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। इसका मतलब है कि पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित है।
क्योंकि वह कचरा ज़्यादा होगा तो जो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए उस बैक्टीरिया को मारने के लिए, और यदि उसमें पानी में कम BOD है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है, तो वो स्वच्छ पानी है। यदि पानी में कचरा कम है तो सूक्ष्म जीवों को कम ऑक्सीजन की जरूरत होगी, इसका अर्थ है कि पानी साफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का क्या उद्देश्य होता है? किसका? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का, तो उसका उद्देश्य होता है परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन, कि परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करना। EIA या पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का मुख्य उद्देश्य किसी भी बड़ी परियोजना जैसे बांध हो गई, हाईवे हो गई, फैक्ट्री हो गई को शुरू करने से पहले उसके पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन करना है कि क्या ये जो परियोजना शुरू कर रहे हैं इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा पर्यावरण पर। इसका मूल मंत्र है निवारण उपचार से बेहतर है, कि पहले हम इसका उपाय कर लेंगे, यदि बाद में कुछ हानि हुई तो उसका उपचार करना सही नहीं है। दुष्प्रभावों की भविष्यवाणी, कि क्या दुष्प्रभाव होंगे यह पहचानना है कि परियोजना से हवा, पानी, मिट्टी और वहाँ रहने वाले लोगों या जानवरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभावित होने वाले स्थानीय लोगों की राय लेना ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है, यह तय करना कि क्या इस प्रोजेक्ट को EIA की ज़रूरत है, क्या इसके बिना हो सकता है, किन किन मुद्दों जैसे प्रदूषण, जैव विविधता पर ध्यान देना है, यह तय करना है। वैज्ञानिक तरीके से प्रभाव की गंभीरता को मापना होता है। नुकसान को कम करने के उपाय बताना, जैसे पेड़ लगाना या वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना। स्थानीय जनता के सुझाव और आपत्तियाँ सुनना। सरकार द्वारा प्रोजेक्ट को मंजूरी देना या फिर रोकना। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत 1986 के तहत EIA को वैधानिक दर्जा प्राप्त है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के इसके नीलीय नियम तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एजेंडा 21 किस सम्मेलन से जुड़ा है? कौन सा एजेंडा? एजेंडा 21, तो ये जुड़ा है रियो डी जेनेरियो। किससे? रियो डी जेनेरियो। इसमें 21 का अर्थ है 21वीं सदी। यह एक विस्तृत कार्य योजना है जिसे 21वीं सदी में दुनिया को सतत विकास की ओर ले जाने के लिए तैयार किया गया था। एजेंडा 21 के अलावा इस सम्मेलन से 3 और बड़ी संधियां दस्तावेज निकले थे। UNCBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNFCCCC फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और रियो डिक्लेरेशन विकास और पर्यावरण का पर 27 सिद्धांतों का एक दस्तावेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोटोकेमिकल स्मॉग किससे बनता है? कौन सा स्मॉग? फोटोकेमिकल, तो वो बनता है NOx प्लस हाइड्रोकार्बन प्लस सूर्य प्रकाश। किससे? NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और सूर्य प्रकाश से। गाड़ियों के धुएं और फैक्ट्रियों से NO और हाइड्रोकार्बन निकलते हैं। जब तेज धूप इन गैसों पर पड़ती है तो NO2 टूटकर ऑक्सीजन के परमाणु को मुक्त करता है। कौन कौन से इसके मुख्य घटक हो सकते हैं? ओजोन, जमीनी स्तर की ओजोन जो फेफड़ों के लिए हानिकारक है। पेन, यह आंखों में तेज जलन पैदा करता है। एल्डिहाइड और कीटोन्स जो सांस संबंधी बीमारियां पैदा करती हैं। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके कारण ही स्मॉग का रंग भूरा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण क्या है? किसका? कोरल ब्लीचिंग का। तो इसका मुख्य कारण है गर्म पानी और जलवायु परिवर्तन। क्या कारण है? गर्म पानी और जलवायु परिवर्तन। कोरल और उसके अंदर रहने वाले रंगीन शैवाल उजैंथली के बीच एक बहुत ही गहरा संबंध होता है। जब पानी का तापमान बढ़ता है तो वह रिश्ता टूट जाता है। कोरल ब्लीचिंग क्या प्रक्रिया होती है? तनाव, जब समुद्र का पानी सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है तो मूंगे तनाव में आ जाते हैं। तनाव की स्थिति में मूंगे अपने उत्कों में रहने वाले इन रंगीन उजैंथली शैवाल को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि ये शैवाल ही मूंगे को रंग और भोजन प्रदान करते हैं, उनके जाने के बाद मूंगा पारदर्शी हो जाता है और उसके नीचे का सफ़ेद कंकाल दिखाई देने लगता है। इसी को ब्लीचिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्स सीतु कंजर्वेशन का क्या उदाहरण हो सकता है? किसका? एक्स सीतु कंजर्वेशन का। तो उदाहरण है चिड़ियाघर और बीज बैंक। क्या है? चिड़ियाघर और बीज बैंक। यह तकनीक तब अपनाई जाती है जब किसी प्रजाति का अपने प्राकृतिक घर जंगल में जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। यहाँ जानवरों को जैसे एक्स सीतु कंजर्वेशन कहाँ है आपके? जूस, जैसे जूस हो गए, प्राणी जो जानवर होते हैं जो
जू होते हैं, यहाँ जानवरों को कृत्रिम बाड़ों में रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। सीड बैंक हो गए, यहाँ पौधों के बीजों को बहुत कम तापमान और कम नमी में दशकों तक सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स तो वो होते हैं शाकाहारी जीव। कौन होते हैं? शाकाहारी जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट का उद्देश्य क्या है? किसका? ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट का। तो इसका उद्देश्य है प्रदूषण नियंत्रण और हरित क्षेत्र बढ़ाना। क्या? प्रदूषण नियंत्रण करना और हरित क्षेत्र बढ़ाना। यह न केवल प्रदूषण रोकता है बल्कि शहरी वातावरण में एक फेफड़े की तरह कार्य करता है। पेड़ हवा में मौजूद हानिकारक गैसों जैसे SO2, NOx को सोख लेते हैं और धूल के कणों को रोककर हवा को साफ करते हैं। ग्रीन बेल्ट के लिए स्थानीय प्रजातियां जो उस क्षेत्र की जलवायु में आसानी से उग सके, जो प्रदूषण और धुएं की झेलने की क्षमता रखती हो। क्या हो सकते हैं इसके और अन्य लाभ? यह पक्षी और छोटे जीवों को आश्रय प्रदान करता है। यह बंजर और औद्योगिक इलाकों को देखने में सुंदर और हरा भरा बनाता है ताकि उस साल भर प्रदूषण को सोख सकें और शोर को रोक सकें। तो दोस्तों चलिए आज के 3 क्वेश्चंस, आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।